वेलकम टू कार्व अकादमी। और आज की क्लास में हम लोग क्लास 10वीं को शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की इस क्लास में प्रश्नावली 1.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये जो क्वेश्चन आप लिए हो ये प्रश्नावली 1.2 का है। तो मेरे दोस्त, बुक जो है ना आपका बदल गया है। न्यू बुक में जो 1.2 था उसको 1.1 में कर दिया गया है, यानी 1.1 को हटा दिया गया है। पहले के बुक में पढ़ना था लेकिन नए वाले बुक में नहीं पढ़ना है। चेक करना चाहते हो एनसीईआरटी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 10वीं का गणित प्रश्नावली 1.1 को। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कहते किसको है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है जो नंबर नीचे दिए गए हैं उनको तोड़ देना, यानी ब्रेक करना। मतलब आइए समझाते हैं। पहला प्रश्न है आपका 140। क्या है? 140, यानी आपको 140 को अभाज्य गुणनखंड में लिखना है। 140 को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड में लिखना है। कैसे लिखोगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रफ पेज यूज करेंगे। रफ पेज ये ले लेते हैं। ये देखो हमने रफ पेज ले लिया एक। ठीक है, अब 140 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड इस तरह से। आपको 7-8 में पढ़ाया जाता है ये बातें। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको छोटे नंबर से कटाने की कोशिश करेंगे कि क्या कट जाएगा या नहीं कटेगा। आइए इसको हम सबसे छोटे नंबर 2 से कटाते हैं। 2 से कट जाएगा ये 70 बार में। अगेन इसको 2 से कटाएंगे, ये हमारा 35 बार में कट जाएगा। अगेन इसको 2 से तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा ना, तो इसको 5 से डायरेक्ट कटाएंगे। 5 साते 35। अगेन इसको 7 से कटाएंगे, ये देखो 7 एक बार में कट गया। यानी हमारा 140 का जो अभाज्य गुणनखंड आया ओके, ये 2 2 5 7 आया। तो अब हम क्या करेंगे, जो लिखे हैं ना कि 2 हमारा जो है 2 बार आया है और 5 हमारा 1 बार और 7 भी 1 बार, ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। लेकिन आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। इसका मतलब है कि आप इसको ऐसे सेपरेट कर लो। 2 कितने बार है? 2 बार, तो 2 के पावर 2 लिख सकते हो। 2 के पावर 2 का मतलब 2 कितने बार? 2 बार। 5 को आप 5 के पावर 1 भी लिख सकते हो, नहीं तो सिर्फ 5 भी लिख सकते थे। मतलब 5 के पावर 1 कहो चाहे 5 कहो, बात एक ही है। ये 7 है ना, तो 7 के पावर 1 हो जाएगा। ये देखो हमारा 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हो गया। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब दूसरा है 156। क्या है? 156। हमने इसको लिया 156। अब देखो 156 का हम रफ में जाएंगे और इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 156 का सबसे पहले 2 से करेंगे, तो 2 साथे 14, एक हासिल जाएगा, 2 8 16। अगेन इसको 2 से करेंगे, 2 3 6, अब 18 हो जाएगा ना, तो 2 9 18, 39 बार में कट गया। अगेन इसको 3 से करेंगे, तो 3 से करेंगे तो 13 बार में कट जाएगा। 13 तो किसी से नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट हम 13 से ही कटा देते हैं, इसको कट गया। यानी 156 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो ये चीज़ आया है क्या, कि 2 जो है 2 बार आया है। 2 कितने बार? 2 बार। और 3 1 बार और 13 आया है। इसको हम सेपरेट करके लिख देंगे। 2 कितने बार? 2 बार। 3 कितने बार? 1 बार। 13 कितने बार? 1 बार। ऐसे आपने लिख दिया, हो गया। अगला है 3825। तीसरा है 3825। 3825। अब 3825 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 3825 का रफ में काम करना है, ठीक है ना। 3825 का करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि 2 से तो कटेगा नहीं। कटेगा क्या? क्योंकि अंत में 5 है, 2 से नहीं कट सकता। 3 से चेक करते हैं, तो 3 से कट जाएगा। 3 एक बार में, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 22 होगा। 3 साते 21 और 3 5 15, इतना बार में कट गया। आगे इसको और 3 से कटा सकते हैं। 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कटाएंगे।
5 8 है 40 और ये 50 25, 85 बार में। अगेन 5 से कटाएंगे तो 17 बार में, 17 से कटाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। यानी हमारा जब 38 25 का गुणनखंड किया तो 3 जो आया है वो 2 बार आया है, 5 जो आया है वो भी 2 बार आया है, और 17। ठीक है, तो देखो 3 कितने बार, 2 बार, तो 3 के पावर 2 हो गया। 5 कितने बार, 2 बार, तो 5 के पावर 2 हो गया, और ये 17। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। अब हम 5005 को करेंगे, 5005 को। आइए 5005 को करते हैं। तो 5005 का क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 5005। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटे नंबर से कटाने की कोशिश करेंगे। 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से डायरेक्ट हम 5 से कटाते हैं। ये हमारा 1001 बार में कट जाएगा। अब 1001 5 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 7 से लेकिन कट जाएगा। तो 7 से कटाते हैं, 7 एक बार में, और इसमें 3 7 चौका 28 हो गया, और 21 70 का 21 हो गया, कट गया। अब इसको हम 7 से कटाएंगे, कटेगा नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट 11 से कटेगा। 11 से कितने बार में, 11 एक बार में, 11 33 13 बार में कट गया, और 13 को कटा देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा नहीं एक बार में। जब हमने 5005 का किया तो ये आया है 5 और 7 और 11 और 13, यही तो आएगा। तो 5 के पावर आप 1 भी लिख सकते हो, 7 के पावर 1 भी लिख सकते हो, 11 के पावर 1 लिख सकते हो, 13 के पावर 1। बात एक ही है, ऐसे भी लिखोगे तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ही है, और यदि आप पावर में 1 1 डाल कर लिखोगे फिर भी बात एक ही है। तो आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। लेकिन 2 2 3 आता है ना, जैसे मान लो 3 2 बार आया है तो 3 के पावर 2, इस तरह से लिखना होता है। लेकिन सिंगल रहता है तो उसमें कोई करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, चलो पांचवा है, 5 नंबर में आ जाओ, 74 29, 74 29 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 74 29 का। अंत में क्या है, 9 है, लग रहा है नहीं कटेगा। 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। पता है कितना से कटेगा, डायरेक्ट 17 से कटता है, डायरेक्ट 17 से। तो इसको कटाएंगे, 17 चौका 68, 4 बार में, 68 69 70 71 72 73 74, यहाँ से 6 आएगा, और ये 62 हो गया। तो 17 30 51। अब यहाँ से 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62, यानी कितना 19 आएगा ना। तो 17 को 7 बार पढ़ोगे तो कितना होगा, 119 हो जाएगा। अब देखो तो इसको कटाएंगे, कितने से कटेगा, ये हमारा 19 से डायरेक्ट कट जाएगा। 19 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19 30 57, 2 बार में, और 19 30 57 23 बार में कट जाएगा, और 23 को कटाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। यानी जब हमने 74 29 का भाज्य गुणनखंड किया तो 17 19 और 23 आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे बच्चों तो ध्यान से देखो कि हमारा जो क्वेश्चन था सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में करना था, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं था। ये सब आप लोग पहले भी पढ़े हो, मतलब जो रहेगा ना उसको तोड़ करके बस लिख देना होता है और कुछ नहीं। हाँ, इसमें ये आपको प्रॉब्लम आ रही होगी कि सर इतना बड़ा बड़ा नंबर है तो 17 19 23 कैसे हम कटाएं। तो आपको कटाने आता है ना, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन है आसान प्रश्न, आप इसे आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है ना आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2 जो है ना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आते रहता है। ठीक है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा। क्वेश्चन 2 कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। आइए एक क्वेश्चन बना देंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 26 और 91। इसका पहले हम सॉल्यूशन करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि सेकंड और थर्ड आप खुद से भी बना पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 26 और 91 है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा, जिस तरह से हमने पहला प्रश्न में किया है उसी तरह से।
तो हम लिखेंगे पहले 26। हमने 26 लिख दिया। अब 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 13। तो आप कहोगे सर आपको कैसे पता? तो आप जाइए रफ में और 26 को अभाज्य गुणनखंड करके देखिए, 2 गुना 13 ही आएगा। ठीक है, आपने सिखाया ना अभी प्रश्न संख्या 1 में, तो करने तो आएगा। उसी तरह 91 का करो। 91 का करोगे तो 7 गुना 13 आएगा। ओके, अभाज्य गुणनखंड करके हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले एचसीएफ, उसके बाद एलसीएम। तो पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। देखो 10th क्लास में कुछ एक अलग ही तरीका है एचसीएफ पढ़ने का। एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है ना, इसका रूल क्या कहता है ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर दोनों में जो मिलेगा वही हमारा एचसीएफ होता है। तो देखो 2 है ना, इसमें नहीं मिल रहा है, 13 इसमें मिल रहा है, तो जो दोनों में मिल रहा है ना, इसको हम थोड़ा सा घेर देते हैं, ऐसे घेरा लगा दिए, ये देखो दोनों में मिल रहा है 13, तो एचसीएफ में इसको लिख देंगे, यानी एचसीएफ क्या होगा? 13 होगा। एचसीएफ आपका निकल गया। अब आपको क्या निकालना है? एलसीएम भी। तो एलसीएम निकालने का तरीका देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा एचसीएफ आया है, क्या आया है? 13, तो इसको हम लिख लेंगे गुना। अब यहाँ पर जो सिंगल सिंगल बच जाता है ना, जो जोड़ा नहीं लगा हुआ रहता है, उस सबको लिख देंगे। तो 2 है सिंगल और 7 है सिंगल, इनको एलसीएम में लिख दिया जाता है। अब इनको गुना कर दो, 13 दूना 26, 26 और 7 से करोगे तो ये हो जाएगा 182। कितना हो जाएगा? 182। तो एचसीएफ हमने निकाल दिया, एलसीएम भी हमने निकाल दिया। कैसे निकाला? हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल करके। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि एचसीएफ निकालने आ गया होगा, एलसीएम भी निकालने आ गया होगा। लेकिन इसमें क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, जांच भी करना है। तो जांच कैसे करेंगे? तो पहले लिखेंगे फॉर्मूला अपना कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? ये फार्मूला को याद रखिएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ओके, दो संख्याओं का गुणनफल। अब दो संख्या है कौन? 26 और 91। तो दोनों संख्याओं का क्या कर देंगे? गुणनफल कर देंगे। 26 गुना 91 बराबर एचसीएफ कितना है? देखो 13 है, और एलसीएम कितना है? 182। दोनों को जब गुना करोगे तो दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी ये जांच आपका सही है। तो 91 और 26 को हम गुना करते हैं। ठीक है, 91 और 26 को, 91 गुना 26, तो ये 6 9 छक 54, और ये 1 2 9 दूनी 18, ये 6 8 5 13, और ये 23, 23 66 हो गया। कितना हो गया? 23 66। अब ये देखो 182 को 13 से करेंगे, 182 को 13 से, तो 3 दूना 6, 18 का 24 के 4 हासिल 2, 3 2 5, ये हो गया 2, ये हो गया 8, और ये हो गया 1, ये 6 6 8 5 13, और 2 1 3। देखो 23 66, दोनों क्या आया? इक्वल आया, यानी हमारा ये जांच सही निकला। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समझ में आया? चलो अब इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, 510 और 92 है, 510 और 92। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 510 का अभाज्य गुणनखंड, 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो देखो हम चलेंगे अपने रफ पेज में और इसको निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 510, इसको हम 2 से करेंगे, कट जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2 5 10, ये कट गया। अब ये 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 17 5 85। अब ये 17 से कटाएंगे, ये पूरा पूरा कट गया। यानी जो हमारा अभाज्य गुणनखंड आया है वो आया है 2 3 5 और 17 आया है। ठीक है, उसी तरह क्या करेंगे? 92 का निकालेंगे। 92 का, तो 92 का क्या हो जाएगा?
92 का भाज्य गुणनखंड 2 से 46, फिर 2 से 23 और लास्ट में 23 हो जाएगा। हमें ऐसे ही देखते ही पता चल गया। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत बार पढ़ा चुके हैं। आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको भी एक दो बार बनाते बनाते आ जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, बहुत ही आसान है मेरे भाई। ठीक है, तो ये हमने कर दिया इसका अभाज्य गुणनखंड। हमें निकालना क्या है? एचसीएफ और एलसीएम। आइए हम इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ बराबर, एचसीएफ में हमने क्या बताया था कि दोनों में जो मिलेगा, जैसे देखो ये दो जो है ना, ये दोनों में मिल रहा है और इस दो में से सिर्फ और सिर्फ एक ही दो को लिखा जाता है। ये नहीं कि दोनों को लिख देंगे, दोनों में से मिलेगा, वो दोनों में से कोई एक लिखेंगे। ठीक है, और कोई मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। देख लो, अब दोनों में कोई नहीं मिल रहा तो हमारा एचसीएफ दो ही होगा। ठीक है, एलसीएम के लिए क्या रूल हमने बताया? एलसीएम का रूल है कि पहले जो एचसीएफ आया है ना उसको लिख लो, अब बाकी जो इसमें बच गया है सबको लिखो। 3 5 17, 3 5 17 और उसके बाद 2, उसके बाद 23। अब जब हमने इसको गुना किया तो ये हमारा कितना आया है? ये हमारा आ जाएगा 23,460 आ जाएगा। जब हमने इसको गुना किया 23,460 आ गया। ठीक है, एचसीएफ निकाल दिए, एलसीएम निकाल दिए, लेकिन आपको जांच भी करना है ना, तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्या क्या है? 510 और 92, तो 510 गुना 92 बराबर एचसीएफ है 2 और एलसीएम है 23,460। जब इसको गुना करोगे ना 510 और 92 से, ये आएगा 46,920। अब आप कहो सर इतना बड़े बड़े नंबर आप कैसे कर लेते हो? तो यहाँ देखो ना, 23,460 से करेंगे तो इतना ही तो आएगा, तो यहाँ भी सेम ही आएगा 46,920। हम लोग इतना बार पढ़ा दिए ना कि क्वेश्चन देखते ही पता लग जाता है कि क्या यहाँ पर गुना करने पर आएगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंस है, आप लोग को पहली बार है। ठीक है ना, आप लोग भी 2-3 बार बना दोगे ना, ऐसा आप भी करने लग जाओगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 2। ओके, इसमें और बच गया है ना, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 3 है जो, ये देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है? 336 और 54। तो सबसे पहले हम 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 336 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, पता है क्या होगा? इसमें दो कितना होगा? 2 4 होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। आप लोग रफ में जाकर के चेक करो। उसके बाद 3 होगा क्योंकि 21 आ जाएगा, 21 और 7 हो जाएगा। ठीक है, 336 का जब अभाज्य गुणनखंड करोगे ये चीज़ आएगा। 54 का करोगे तो बहुत छोटा नंबर है। 54 का जब करोगे ना तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तितरी का 9 9 दूनी 54। ठीक है, हमने इसका भाज्य गुणनखंड कर लिया। आप लोग का भाज्य गुणनखंड आया ना? अरे भाई बहुत ही आसान है अभाज्य गुणनखंड, आप सही से करोगे ना बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो और मेहनत करो, हम आपके साथ हैं, कोई आपको डाउट दिक्कत नहीं आ सकता। ठीक है, अब चलो इसका एचसीएफ निकालना है। आप लोग तो सीख गए होंगे, अब मेरे को बताने की क्या ज़रूरत है, आप ही खुद बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा। तो आप कहोगे सर ये देखो ना, इसमें से दोनों में से हम मिलाएंगे और दो में से कितना लिखते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही लिखते हैं। और कोई मिल रहा है क्या? दो अब कोई इसमें नहीं है, 3 मिल रहा है, तो ये देखो 3 हमने ये ले लिया ना, और दोनों में से कोई एक लिख लेंगे 3। अब तो कोई कॉमन नहीं है, तो हमारा जो एचसीएफ हो गया 3 दूना 6 हो गया। निकालने आ गया? आया ना? चलो एचसीएफ आपने निकालना सीख गया, मेरे को पता है। अब एलसीएम बताओ तो थोड़ा। एलसीएम में क्या करोगे? तो आप कहोगे सर ये जो आप एचसीएफ लिखे हो ना उसको लिख दो। ठीक है, हमने लिख दिया। अब बताओ क्या करेंगे? तो आप कहोगे कि सर जो बच गया है ना ये सब जो सिंगल सिंगल सबको लिख दो। 1 2 3, 2 3 है और 1 7 है और 2 3 है, इसको भी लिखो। सब लिख दिए।
अब सबको मल्टीपल कर दो यानी गुना कर दो। जब गुना करोगे ना, गुना करो जल्दी, क्या आएगा, तो जब इसको गुना करोगे तो 23 24 आ जाएगा। क्या आएगा, 23 24 आ जाएगा। एचसीएफ निकाल दिए, एलसीएम निकाल दिए। तो अब कहेंगे कि अरे बाबू आप ये भी बताओ इसको जांच करके, तो कहोगे सर कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। कहोगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल होता है एचसीएफ, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो दो संख्या कौन कौन है, 336 और 54, और एचसीएफ क्या है 6, एलसीएम क्या है 30 24। जब इसको हमने गुना किया ना तो ये आएगा हमारा 18,144। जब इसको भी करोगे ना ये भी आएगा 18,144, और ये दोनों क्या हुआ, इक्वल आया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इसी के साथ कंप्लीट होता है। और जो स्टूडेंट को लगता है कि सर से हमें पूरा फुल कोर्स पढ़ना है, आप हमारे मेंबरशिप में ऐड हो सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। देखो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो कार्ब अकाडमी ऐप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, कार्ब अकाडमी, गलत लिखा गया, कार्ब अकाडमी। इस कार्ब अकाडमी ऐप को आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। और साथ में आप जा कर के प्ले स्टोर है ना, गूगल प्ले स्टोर, प्ले स्टोर से भी आप ये चीज़ सर्च करोगे तो वो आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके रजिस्टर करना, रजिस्टर करके क्लास 10th की न्यू बैच शुरू है। ठीक है, क्लास 10th की न्यू बैच शुरू है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। मात्र आपको 499 रुपया लगेगा पूरा कंप्लीट कोर्स के लिए। ठीक है, मैथ में आपको एक भी डाउट नहीं आ सकता, मैं फुल गारंटी देता हूँ इसके लिए। ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि सर हम तो फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाते हैं, हम क्या करेंगे, तो देखो कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। आप इस नंबर पे, ये जो नंबर दे रहा हूँ ना, 8383896119 पर क्या करना है, ये जो नंबर है फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे नंबर है। ठीक है, इस नंबर पे क्या करना है आपको, मार्केट में जाना है, दुकान पे। ठीक है, जहाँ पर मोबाइल रिचार्ज करते हैं लोग, वहाँ पर जाना और उनसे बोलना कि इस नंबर पे 499 रुपया पे करना है। ठीक है, आप पे कर देना, आपसे 10 रुपये ज़्यादा लेंगे हो सकता है। ठीक है, पे करोगे, पे करने के बाद हमारे पास पैसा आ जाएगा। तो आप क्या करना दुकानदार से कि उसका जो पैसा डाले हो उसका स्क्रीनशॉट दे दो, स्क्रीनशॉट आपको देगा। उस स्क्रीनशॉट को मेरा यही व्हाट्सअप नंबर भी है, इसी नंबर पे आपको क्या करना है, उसको सेंड कर देना है। जैसे आप सेंड करोगे आपको ज्वाइन कर देंगे और आपका क्लास शुरू हो जाएगा। एक लिंक देंगे ऐप का जहाँ से हम ज्वाइन किए हुए रहेंगे, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे, आपका क्लास शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो यदि आप लोग आपके फ़ोन में फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे नहीं है तो। ठीक है, आप इस तरह से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो जिनको ज्वाइन होना है जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले, क्योंकि क्लास स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाएगा, कोई डाउट दिक्कत नहीं आएगा। उसके लिए सारे गारंटी मैं देता हूँ खुद। ओके, इसमें नोट्स और सारा चीज़ मिल जाता है। तो आपको ज्वाइन करना है तो जल्द से जल्द ज्वाइन करिए, देर क्यों लगा रहे हो। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा तो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न संख्या 2 के ही जैसा है, उसमें जांच करना था, इसमें जांच नहीं करना है, तो ये मान लो कि उससे आसानी हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। क्या है, 12, 15 और 21। ठीक है, ये हमारा तीसरा का फर्स्ट है। सबसे पहले क्या करेंगे, 12 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 3 होगा। उसके बाद 15 का करेंगे, 15 का क्या होगा, 3 गुना 5 होगा। उसके बाद 21 का करेंगे, 3 गुना 7 होगा। ठीक है, अब इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले तो एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में क्या होगा, जो तीनों में मिल रहा होगा। देखो जब 2 नंबर रहता तो 2 में चेक करते हैं, जब 3 नंबर दिया है तो तीनों में चेक करेंगे। ये देखो 3 जो है ना सब में है, तो हम उस 3 को ले लेंगे। और कोई है क्या जो तीनों में हो, नहीं है, तो एचसीएफ जो है ना हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, आपको बताया ना हमने
कि सबसे पहले एचसीएफ को लिख लिया जाता है, उसके बाद जो बच गया तीनों में सबको लिख डालो। 2 को 2 बचा है, हमने उसको लिख लिया। इसमें 5 बचा हुआ है, 5 को हमने लिख दिया। इसमें 7 बचा हुआ है तो 7 को हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इनको गुना करके लिख देंगे। तो जब हमने गुना किया तो कितना आया, 420 आया। एचसीएफ 3, एलसीएम 420 हो गया। ठीक है, तो तीसरा का पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। दूसरा है 510 और 92। अच्छा, ये मिस्टेक से मेरे को लगता है लिखा गया है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था। ठीक है, तो मिस्टेक से हमें क्वेश्चन लिखा गया है, हम इस क्वेश्चन को सुधार करते हैं। बुक में देखो कुछ अलग ही दिया है, बुक में ये नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, बुक में आपका प्रश्न जो दिया है यहाँ पर लिख देता हूँ। आपके बुक में देखिए क्या दिया है, 17 दिया होगा, 23 दिया होगा और 29 दिया होगा। वो मिस्टेक से हमने लिख दिया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसको भी सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले 17 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 का तो होगा नहीं, तो 17 को 1 गुना 17 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ 17 भी लिख सकते थे। 23 है, 23 को आप क्या लिख सकते हो, 1 गुना 23 अच्छे लगने के लिए। 29 है, 29 का लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 गुना 29। ठीक है, तो यहाँ से देखो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो होगा जो तीनों में मिल रहा होगा। जब कुछ नहीं मिलता है तो एक तो मिलता है ना, तो एचसीएफ हमारा 1 हो गया। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में देखो सबसे पहले एचसीएफ को लिख दिया जाता है, बाकी जो बच गया सबको लिख दो। 17, 23 और ये 29 सबको हमने लिख दिया। अब इसको गुना करके लिख दो, गुना करके लिखेंगे तो पता है कितना आएगा, 11,339 आ जाएगा और हमने लिख दिया। ठीक है, चलो ये हो गया दूसरा। तीसरा प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न है कि 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 है। ठीक है, चलो हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले 8 को लिखेंगे, 8 को करेंगे तो क्या होगा, 3 को 2 होगा अभाज्य गुणनखंड। 9 का करेंगे तो 2 को 3 होगा। 25 का करेंगे तो 2 को 5 होगा। ठीक है, अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ बराबर, एचसीएफ क्या हो जाएगा, जब इसमें तीनों में मिले कुछ, इसमें कुछ मिल रहा है क्या, कुछ मिल ही नहीं रहा है। इसमें 2 है, इसमें 3 है, 5 है, कुछ नहीं मिलेगा। जब कुछ नहीं मिलता है तो एचसीएफ हमारा 1 हो जाता है। अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बराबर क्या होगा, जो एचसीएफ लाए हो उसको लिख लेंगे, बाकी जो बच गया है सबको लिख देंगे एलसीएम में। तो 3 को 2 होगा, 3 को 2 होगा और 5 2 होगा, रख दिया। अब इनको गुना करो, जब हमने गुना किया तो पता है कितना आया, 1800 आ गया एलसीएम। ये देखो 1800 एलसीएम, एचसीएफ 1। इसी के साथ हमारा जो प्रश्न संख्या 3 था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, बहुत ही आसान है और क्वेश्चन 2 और 3 से तो आपका पक्का एक प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से रिवीजन करिएगा, आपको बातें सब समझ में आएंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 है कि एचसीएफ 9 है, 306 और 657 का। ठीक है, ये आपको पहले से दिया गया है। तो अब आपको बताना है कि 306 और 557 का एलसीएम क्या होगा। अब ये कैसा प्रश्न है, देखो बहुत ही आसान है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि दोनों संख्याओं का 306 और 557 का जो एचसीएफ है वो 9 है। तो आप बताइए 306 और 657 का एलसीएम। तो बहुत ही आसान होता है, देखो कैसे। सबसे पहले जो हमारा इस क्वेश्चन में दिया है उसको पहले लिखेंगे। सॉल्यूशन हमारा दिया है कि एचसीएफ 306 और 657 का दिया है 9, लिख दिया। और ये दो संख्या है ना, तो आप एक बात बताओ, आप जानते हो ना, हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बताओ क्या जानते हैं। लिखेंगे हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, जानते हो ना क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ठीक है,
दो संख्या कौन है भाई, ये वाला 306 और 657, इसको हमने गुना कर दिया। और एचसीएफ इंटू एलसीएम, देखो इसका एचसीएफ क्या दिया है 9, तो एचसीएफ की जगह 9 और हमको एलसीएम निकालना है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि 306 गुना 657, अब ये गुना कर रहा है 9 ना, बराबर के साइड आएगा तो भाग कर देगा, बट्टे में 9 हो गया बराबर एलसीएम। अब देखो इसको भाग दे देंगे 9 से 306 में, तो भाग देंगे पता है कितने बार में कटेगा, 34 बार में कट जाएगा। 9 3 27, 9 चौका 36, यानी हमारा 34 गुना 657 बराबर एलसीएम आ गया। अब इसको क्या करोगे, गुना करोगे, तो जब 34 और 657 का गुना करोगे तो पता है क्या आएगा, 22,338 आ जाएगा, यानी एलसीएम। कहने का मतलब है कि आपका जो एलसीएम जो पूछा गया था वो क्या होगा, 22,338 आंसर। समझ में आया, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन 5 देखेंगे। क्वेश्चन 5 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आइए, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत सारे बच्चे को समझ में ही नहीं आता है, लेकिन मैं आज आप लोग को ऐसे बताने वाला हूं कि आज के बाद इसका कोई डाउट आ ही नहीं सकता। आप भी किसी अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को समझाने लायक बन जाओगे। ठीक है, कैसे भाई, तो आइए, हमारा 6 के पावर n दिया है, हमने उसको लिख दिया। अब 6 के पावर n का बात जो कहा गया है कि बोल रहा है कि 0 पर समाप्त हो जाएगी, तो 0 पर समाप्त कौन संख्या होती है, तो पहले आपको इसको चर्चा कराएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो 6 के पावर n है, आप जब 6 का गुणनखंड करोगे ना तो पता है क्या आएगा, 2 और 3 आएगा ना, 2 3 6, इसका पावर में n। इसका मतलब हुआ कि जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो 2 के पावर n और 3 के पावर n आएगा, जब हम इसको अभाज्य गुणनखंड किया तो। लेकिन मेरा दोस्त याद रखिएगा कि कभी भी 0 पर समाप्त जो होती है संख्या वो हमेशा 10 के पावर n होती है। 10 के पावर n मतलब 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n ही रहती है, वही कंप्लीट हमारा 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब जिसमें 2 और 5 दोनों हो तभी वो संख्या 0 पर समाप्त हो पाएगी। और यहाँ पर क्या है कि 2 तो है 5 नहीं है। 0 पर कौन सी संख्या समाप्त होती है, जिसमें 2 और 5 हो, 2 और 5 हो। यहाँ पर 2 और 3 है तो 5 रहता तभी तो 0 पर समाप्त हो सकती थी। 6 के पावर n नहीं है ना, तो फिर क्या कहेंगे कि 6 के पावर n गुणनखंड में 5 नहीं है। 6 के पावर n के गुणनखंड में 5 है नहीं है, 2 तो है 5 नहीं है। तो हम पहले लिखेंगे कि 6 के पावर n के गुणनखंड में 5 नहीं है। क्या नहीं है, 5 नहीं है। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। याद रहेगा, कोई भी प्राकृत संख्या हो 0 पर समाप्त तभी होगी जब उसका भाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो। ठीक है, अदरवाइज वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, आपको बस इतना ही लिख देना है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं लिखना, इतना लिख दोगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब मान लो आपको 15 दे दिया जाएगा, 15, तो 15 के पावर जब n दिया जाएगा तब क्या करोगे, इसका भाज्य गुणनखंड करोगे। 3 गुना 5, 5 तो है लेकिन 3 हमारा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए था। तो हम वहाँ पर इस 3 के बाद, जहाँ हम 5 के बाद लिखे हैं ना, जहाँ 5 के बाद लिखे हैं वहाँ 2 के बाद लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा इसको क्वेश्चन को बनाया जाता है
और बहुत ही आसान होता है सब क्वेश्चन, आप अच्छे से बनाओगे तो। ठीक है, एग्जाम में भी पूछा जाएगा, याद रखिएगा। अब हम प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। अच्छा, आइए इसको क्यों बताना है। तो सबसे पहले ना आप यहाँ पर इसका हल यानी इंग्लिश में सॉल्यूशन लिख लो। और ये है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, और यह है आपका 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। ठीक है, ये हमारा संख्या है। तो हम पहले इसको गुना करके इसको जोड़ेंगे। तो जब हम 7 गुना 11 गुना 13 को गुना करेंगे तो पता है क्या आएगा, ये आएगा हमारा 1001, और ये प्लस 13 पहले से है। और जब हम इसको गुना करेंगे 7 छक 42 पंचौ का 20 3 दूना 6, यह आएगा 50 40 अब प्लस 5। इसको जोड़ोगे तो 10,014 आएगा, नहीं 1014 आएगा, और ये क्या आएगा 50 45 आएगा। ठीक है, 50 45 आएगा। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो संख्या है भाज्य क्यों है। तो भाज्य हम उसी को बोलते हैं जो संख्या 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो जाए। तो 1 से और अपने आप से 2 से तो हो ही रहा है, साथ में ये जानते हो किससे विभाजित हो जाएगा, ये हमारा और किसी एक नंबर से विभाजित हो जाएगा। आप करके चेक कर लो। ये देखो 1 और 2 से तो हो ही रहा है, 1 और अपने आप से तो हो ही रहा है, साथ में 5 से भी हो जाएगा। इसको भी चेक करो, क्या हमारा 1 और अपने आप से हो रहा है, सही है। ये देखो 2 से विभाजित हो जाएगा। मतलब भाज्य संख्या उसे बोलते हैं जब कोई संख्या 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य बोलेंगे। ठीक है, तो पहले तो कहेंगे कि यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। अब बोला है वही कि क्यों, तो लिखेंगे क्योंकि, इसका शर्त देना पड़ेगा, क्योंकि 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो रही है, विभाजित हो रही है। ये देखो हमारा आंसर हो गया। बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 6 भी कंप्लीट होता है। अब हम 7 को देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न है, लिखा हुआ है बहुत बड़ा लेकिन है बहुत छोटा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है, वृत्ताकार पथ। तो हम यहाँ पर एक फिगर भी बना देते हैं। ये देखो हमारा एक वृत्ताकार पथ हो गया। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया नाम की कोई लड़की है, वो सोनिया, तुम्हें तो 18 मिनट लग रहा है। कितना मिनट, 18 मिनट। जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट। रवि कितना मिनट लगा रहा है, रवि जो है 12 मिनट ले रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। अच्छा, मान लो कि यहाँ से लोग शुरू किया, एक ही स्थान एक ही समय और एक ही दिशा में। ठीक है, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखो, तो मान लो सोनिया यहाँ से स्टार्ट की, एक ही स्थान, रवि और सोनिया दोनों एक ही स्थान एक ही समय और एक ही दिशा में, ऐसे लोग दौड़ रहा है। अब बताओ कितने समय दौड़ते रहेगा दोनों, कि दोनों एक ही स्थान तक मिलेगा। क्योंकि सोनिया का 18 लग रहा है ना, रवि को 12, तो हमेशा चक्कर लगाने में क्या होगा, देर इधर उधर होगी। तो जब ऐसा प्रश्न होता है कि बताओ मिनिमम से मिनिमम कितने समय बाद वो मिलेंगे, तो सीधा सी आपको बात है कि इनका एलसीएम निकाल दिया करो। तो 12 और 18 क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, सिंपल इसका तरीका है। जब इस तरह का प्रश्न पूछे मिनिमम से मिनिमम यानी कम से कम कितने समय बाद ये लोग मिलेंगे, तो क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। तो 12 और 18 का एलसीएम। ठीक है, तो 12 का क्या होगा,
दो गुना 3 हो जाएगा। उसी तरह से एलसीएम निकालेंगे, ये नहीं कि जो पीछे पढ़े हो बचपन में वैसा एलसीएम नहीं, 10th क्लास वाला एलसीएम से बनाना है, ठीक है। 18 है तो 2 3 गुना 3, तो यहाँ से एचसीएफ क्या हो जाएगा, पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो दोनों में 2 मिल रहा है तो 1 लिख लेंगे, दोनों में 3 मिल रहा है तो 1 लिख लेंगे, यानी एचसीएफ 6 आया। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम पता निकालने का ना, कि जो एचसीएफ रहता है उसको लिख लेंगे, जो बच गया उसको लिखेंगे। 2 और 3 बचा हुआ है पहले से, तो 2 गुना 13, 3 गुना 6, 6 से करेंगे तो 6 आ गया 36, यानी 36 आ गया। यानी हमारा 36 मिनट बाद क्या होगा, ये मिल जाएंगे। तो लास्ट में लिखेंगे इस प्रकार रवि और सोनिया 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे या होंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर। तो इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होता है। जिन बच्चों को लगता है कि हमें फुल कोर्स पढ़ना है तो आपको पहले ही बता दिया गया है, कार्ब अकाडमी ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से भी कोर्स परचेज कर सकते हो। नहीं तो आप आराम से इस नंबर पे कॉल करके सर से बात कर सकते हो कि सर कैसे क्या करना है, ठीक है। हाँ, वहीं बच्चे कॉल करेंगे जिनको ज्वाइन करना है क्लास, ठीक है ना। ऐसे तो यूट्यूब पर क्लास चल ही रही है, लेकिन आप ऐप पर ज्वाइन होंगे तो बहुत सारा आपको चीज़ें मिलेंगी। तो जिनको ज्वाइन करना है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं करना है वो लोग तंग करने के लिए भाई कॉल नहीं करना, ठीक है। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, ओके। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।